हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आईपीसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस सीरीज़ में। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी एप्लीकेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो लॉ से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लॉ से रिलेटेड आईपीसी का पूछा जाना बिल्कुल आवश्यक है। तो जो भी न्यू जुड़े हैं हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसका जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पूछा था कि किस चीज़ को हम जो है डॉक्यूमेंट कहेंगे सेक्शन 29 के अनुसार। इन सभी ऑप्शंस में से किस किस चीज़ को डॉक्यूमेंट टर्म के अंतर्गत शामिल किया गया है। सबसे पहला है चेक अपॉन ए बैंकर, शामिल किया गया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। पावर ऑफ अटॉर्नी, इसे भी शामिल किया गया है। मैप और प्लान, इसे भी शामिल किया गया है। इसलिए इसका जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन 13 इन सभी में से किससे डील करती है? क्या वो डॉक्यूमेंट की बात करती है, इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की बात करती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करती है, या विल की? तो सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में डिफाइन किया गया है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसे कहते हैं? वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, यानी मॉनेटरी रूप में, या कोई चेक है, चेक जो कि किसी के लिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो उन सभी चीज़ों को जो कि पैसे से संबंधित है और पैसे के रूप में उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड जो टर्म है इसे कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 29A के अंदर। सेक्शन 29A जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? इस सेक्शन में ये बात डिफाइन की गई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के क्लोज एस के अंतर्गत इसे डिफाइन किया गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से याद रहे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन कितने के अंदर? सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लोज एस में जो डिफाइन किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो विल टर्म है, विल, इसके अंदर इन सभी में से किस चीज़ को शामिल किया गया है? तो जब आप विल टर्म को विल जो टर्म है जो डिफाइन की गई है आईपीसी में, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विल जो है वो क्या है, एक टेस्टामेंडेंट्री डॉक्यूमेंट है। साथ ही आपको पता होना चाहिए विल टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 31 जो है वो इस बारे में बात करती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनलॉफुल असेंबली जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसे कहाँ पर डिफाइन किया गया है इन सभी सेक्शंस के अनुसार? तो सेक्शन 141 में जो है अनलॉफुल असेंबली के बारे में डिफाइन किया गया है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। यह एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अनुसार आपको पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है। इसका एक इस जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कोई भी एक्ट सेवरल अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि हम हमेशा सुनते हैं कॉमन इंटेंशन वर्ड को। कॉमन इंटेंशन वर्ड से आपको अवश्य पता चल गया होगा कि इससे रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 34। सेक्शन 34 जो है वो ज़्यादातर केसेस में कंबाइन होकर लगती है, जहाँ पर एक से ज़्यादा अपराधी हैं और वो मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं या फिर सिमिलर इंटेंशन के साथ करते हैं, तो ये सेक्शन जो है उन पर लगती है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था कॉमन इंटेंशन के बारे में, साथ ही आपको पता होना चाहिए सिमिलर इंटेंशन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 35 जो है वो सिमिलर इंटेंशन के बारे में बात करती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि सेक्शन 39 इन सभी में से किससे डील करता है। सेक्शन 39 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर किस टर्म को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 31 में वॉलंटरी टर्म को जो है डिफाइन किया गया है। अब वॉलंटरी वर्ड का क्या मतलब होता है, यानी कि सव्य के द्वारा किया गया कोई कार्य उसे हम कहते हैं कि वॉलंटरी उसने किया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंजरी वर्ड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी में से 2 क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं। इन सबसे पहला तो यही है कि इंजरी टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 44 में जो है इंजरी टर्म को डिफाइन किया गया है। और इसी में से क्वेश्चन ये भी निकल जाता है कि इंजरी जो टर्म है उसके अंदर किस किस तरह की इंजरी को शामिल किया गया है। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। इंजरी वर्ड में किसी भी तरह की पर्सन की बॉडी की इंजरी, मेंटली, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी, इन चारों टर्म को जो है इंजरी वर्ड के अंदर शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसे पढ़ते हैं कि पर्सन कंसर्न इन ए क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट एक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो किसी अपराध को कमिट करता है, लेकिन उस अपराध को करने के लिए दूसरे व्यक्ति का भी उसमें साथ होता है। किस तरीके से, यानी वो उकसा रहा है या किसी अदर तरीके से उसकी हेल्प कर रहा है, तो उस बारे में ये सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है, सबसे पहले आपको पता लगाना है। तो सेक्शन 38 जो है, 38 में ये स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन की गई है। यह ऐसा, ये सेक्शन कहता है कि सपोज दैट एक व्यक्ति है जो कि क्राइम करने वाला है और एक व्यक्ति है जिसने उस क्राइम को करना है, और जो करवाने वाला है वो उसे उकसाता है उस क्राइम को, दूसरे व्यक्ति को, कि ये इस तरीके से इस क्राइम को करे। अब जो उकसाने वाला है उसको अलग सज़ा होगी और जो कर रहा है उसको भी अलग सज़ा होगी। तो इस तरीके से वो अलग अलग अपराध के लिए भी सज़ा के लिए भी लायबल हो सकता है। डिफरेंस ऑफेंसेस के लिए भी उसे लायबल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्या है कि गुड फेथ टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है इन सभी सेक्शंस के अनुसार। इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गुड फेथ टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।